आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले आपने लिक्विड सॉल्यूशन के 3 लेक्चर ऑलरेडी देखे हैं, है ना, और नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो, है ना, अपने और है ना, और बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट इंडिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर, है ना। तो आप कह सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is those property which depend on number of solute particle but independent on its nature, independence on nature, ठीक है। जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आपको इस चैप्टर इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है बच्चों। पहला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। दूसरा है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 क्वालिटी प्रॉपर्टी बच्चों आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। और आपको ये सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, व्हाई दे आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिर इसमें क्या है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर सकते हो बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको देखेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि कोई सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट आप लेते हैं, उसके अंदर तो प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। ये वेपर फॉर्म कर रहे हैं और ये वेपर इसके सरफेस पर प्रेशर लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग P0 पर डिपेंड करते हैं, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस सॉल्वेंट में हम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं इसके अंदर, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और अगर इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या को अगर आप बढ़ाते हो तो इसके अंदर वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा डिक्रीज करेगा। अगर मान लो 8 पार्टिकल अपने सॉल्यूट को मिलाए तो ये मान लो वेपर प्रेशर कुछ कम होगा। अगर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बढ़ा करके, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स को बढ़ा करके आप अगर मान लो पहले से ज्यादा कर देते हो, मान लो इसमें अपने 10 पार्टिकल्स कर दिए, 12 पार्टिकल कर दिए,
तो वेपर प्रेशर जो होगा पहले से ज्यादा डिक्रीज करेगा, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आप फ्लूइड को मिलाते हो तो ये वेपर को सॉल्वेंट को वेपर में बदलने से रोकेगा, और रोकेगा तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज मोर, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज मोर। ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा, यानी आप देख रहे हो वेपर प्रेशर में कम होना, वेपर प्रेशर में डिक्रीज करना किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज होना, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। और वो क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होता है, वो खुद वेपर में नहीं बदलता। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर दिस इज दी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हमने बताया था, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर को बताया था, राउल्ट्स लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, राउल्ट्स लॉ। और हमने इसके पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर जो होता है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आप कह सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आता है ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है, जिस पे एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन दिख लेते हैं बच्चों। तो वेपर प्रेशर वन मोड ऑफ सॉल्यूशन ऑन ईट ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो बताना होगा आपको बच्चों। इसमें हम क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इसके अंदर आप देखोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये होगा। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू दिया 12.3 किलो पास्कल, तो यहाँ हो जाएगा 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, N2 इक्वल टू 1 मोल है ना। 1 मोलर का मतलब ये आप कह सकते हो कि 1 मोलर का मतलब ये हो गया कि मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर हम इसमें वॉल्यूम को 1 लीटर ले लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ द सॉल्यूट जो होंगे वो 1 होंगे, तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस और 1000 यानी कि 1000 ग्राम होगा सॉल्यूट का, ये 1000 बाय सॉल्वेंट का 1000 बाय 18, जिससे हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, किस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, है ना, पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों आप। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, फिर रॉड सॉल्व में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, मान लो इनिशियल वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट इक्वल टू 100 है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू 25% कम है, यानी कि 75 होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, दिस इक्वल टू 100 माइनस 75 अपॉन 100 एंड दिस इक्वल टू हाउ मच, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कितना है इसके अंदर, यूरिया को डिजोल्व किया गया है, तो मान लेते हैं x ग्राम यूरिया डिजोल्व किया है, x अपॉन 60 अपॉन x अपॉन 60 प्लस 50 अपॉन 18। ठीक है, ये होगा बच्चों इसके अंदर, इससे हम एक्स वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस तरह बेस्ड आते हैं बच्चों, आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड क्वालिटी प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हम देखेंगे तो क्या होगा। ऑस्मोसिस, अगर हम किसी भी बीकर में, हम इस तरह बीकर लेते हैं और इसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी खास बात ये होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो होती है, ये मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन होती है। इसकी खास बात ये होती है कि इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास थ्रू देम, है ना। तो आप इसमें ऐसा कह सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल अलाउ ओनली solvent particle to pass through them। इसके थ्रू क्या सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकता है, थ्रू नहीं पास कर सकता। अगर हम इसको सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों टाइप में, एक तरफ हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, इफ यू टेक प्योर सॉल्वेंट, जैसे प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, तो आप इसमें कह सकते हो कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ वेपर प्रेशर, मोर वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ लेस वेपर प्रेशर होगा, यहाँ मोर वीपी होगा, यहाँ लेस वीपी होगा। तो इससे होगा क्या कि सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो द फिनोमिना in which solvent particle will pass through semi permeable membrane, not solid particle। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मीना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, और होता क्या है, ये ऑस्मोसिस की फिनोमिना ना हो, सॉल्वेंट पार्टिकल सोल्यूशन की तरफ मूव ना करें, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर लगा सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से लगा सकते हैं, पी एक्सटर्नल। अगर मैं सोल्यूशन पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से आप देखोगे कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं वो मूव नहीं करेंगे। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा कहते हैं। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर osmotic pressure is that pressure which applied on the solution, applied on the solution so that, है ना, so that solvent particle
will not move toward the है ना from not move from pure solvent to the solution, from pure solvent to solution। ठीक है, ताकि प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्ट के मूव ना करें। ठीक है, इस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। इसमें एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चों, वो भी देखेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, जो आरओ प्लांट आप घर में यूज करते हो, आरओ, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा रहे थे ऑस्मोसिस के फिनोमेना को स्टॉप करने के लिए, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिए तो क्या होगा। जैसे देखो आप यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस में, जैसे आपने ये बीकर लिया था और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया था, यहाँ सॉल्वेंट लिया था, ये प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर सोल्यूशन लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि इसको स्टॉप करने के लिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था, जिस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो क्या होगा, आप सोचो बच्चों। तो सॉल्वेंट विल, अब इस बार क्या होगा, ठीक उल्टा होगा, इस बार सॉल्वेंट सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये फिनोमिना किसके लिए यूज होती है, वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए। जैसे डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर का डिसैलिनेशन में हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रेशर अप्लाई ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन क्या होगा, then pure solvent will move from solution to pure solvent, and this phenomena is called reverse osmosis. इस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, और ये फिनोमेना किसके लिए यूज होती है बच्चों, वाटर के प्यूरिफिकेशन के यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते कैसे हैं, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का तरीका ये होता है बच्चों की, जैसे आपने पी इक्वल टू एनर्जी गैसेस सिस्टम में पढ़ा है, वैसे ही कुछ इक्वेशन इसमें आती है गैस के लिए होती है। जैसे फॉर गैस, लेकिन फॉर लिक्विड के लिए हम बात करते हैं, फॉर लिक्विड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई (90% number of moles, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है,
एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको हम लोग अगर तीनों कंबाइन कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन आती है पाई वी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, आर की वैल्यू वही होती है गैस कांस्टेंट, वो 0.0821 भी हो सकती है। दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, या है ना, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट हो सकती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो सकता है ना। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CRT, है ना, पाई इक्वल टू CRT भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पाई क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाई इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया, इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन को फॉर्म किया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक टर्म आता है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे हम, है ना। इसमें एक टर्म आता है एक आता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो, अगर हम दो सॉल्यूशन ऐसा लेते हैं, जैसे दो सॉल्यूशन है A एंड B, ठीक है, इनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ये पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो, ठीक है, the two solution having same osmotic pressure, that is called hypertonic, that is called isotonic solution, है ना। the two solution having same osmotic pressure is called isotonic solution, है ना। तो isotonic solution कब आता है ये, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर सेम हो, इफ टेम्परेचर इज सेम, दो रिएक्शन का टेम्परेचर अगर सेम होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C1RT इक्वल टू C2RT, ठीक है। RT RT कैंसिल हो जाएगा तो C1 इक्वल टू C2 भी हो सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। और पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, हाइपरटोनिक, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हाइपरटोनिक, और जो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है 5% मास बाय वॉल्यूम, 5% मास बाय वॉल्यूम, ठीक है,
ये दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी इसका पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा और टेम्परेचर सेम है तो C1 इक्वल टू C2 भी होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो 5% मास ऑफ वॉल्यूम, यानी 5 ग्राम सोल्यूट जो है वो 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी 5 अपॉन सुक्रोज का मात्रा 342 होता है, 100 अपॉन 1000। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3% इक्वल सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है जिसका मोल का मास m है, ये भी 100 अपॉन 1000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट m इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 205.2 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पाते हैं, उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी हमारी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज टेम्परेचर at the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है, इसको हम ग्राफ से कैसे देख सकते हैं, देखो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी आप ध्यान देना बच्चों, डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू मोलरिटी। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है ना। तो व्हेन non-volatile solute is added to pure solvent, its vapor pressure decreases and boiling point increases। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि when non-volatile solute is added to pure solvent, its vapor pressure decreases, vapor pressure decreases and boiling point increases, boiling point increases। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, जैसे वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर। ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जैसे हम सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट को जो हम लेते हैं तो उसका सर्टेन वेपर प्रेशर होता है और इसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर आप देख सकते हो कि इस टेम्परेचर पर जो है वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, जैसे प्योर सॉल्वेंट। और जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूट को मिलाने से इसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है और ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता है। जैसे फॉर सॉल्यूशन ये T1 था, ये T2 हो जाता है ना, T2 ग्रेटर देन T1।
तो ये जो T2 ग्रेटर देन T1 है, ये जो डेल्टा T आया है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया कि जब नॉन सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर सकते हो पॉज करके। तो इसमें आप लिख सकते हो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू मोलैरिटी, और केबी को हम क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये भी आप जानते हैं ना बच्चों कि केबी जो है डिपेंड ओनली ऑन सॉल्वेंट, है ना, केबी सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कोई भी मिलाओ आप उस पर केबी चेंज नहीं होता है। तो केबी डिपेंड ओनली ऑन सॉल्वेंट, डिपेंड ओनली ऑन सॉल्वेंट, डिपेंड ओनली ऑन सॉल्वेंट। तो केबी के हम कैसे निकालते हैं, केबी इज इक्वल टू एम ए इंटू आर इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में केबी की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा केबी निकालते हैं। ठीक है, और एम ए क्या हो गया इसके अंदर, एम ए सेट टू बी दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आर जो है ये तो गैस कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है। टीबी इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा एच बी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बच्चों, किस तरह से इसमें आता है मतलब कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 to 6 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, इसका मोलर मास दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ CCl4, यील्ड से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.402 डिग्री सेंटीग्रेड। Value solution of 0.6 to 1 gram of unknown solute in the same weight of same solvent give a boiling point elevation of 0.647 degree centigrade. तो find the molecular mass of unknown solute। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला केस इसमें लेते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैरिटी। ठीक है, डेल्टा टीबी इसमें कितना है 0.402 इक्वल टू केबी, है ना, केबी इंटू मोलैरिटी। तो 0.545216 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन है, इन मोलिकुलर मास इसका 128 है, 50/1000 ये हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 0.6 to 1 ग्राम unknown solute in the same rate of same solute gives a boiling point elevation of 0.64 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे में पहुंच जाएगा 0.647 इक्वल टू केबी इंटू 0.6216 मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकालना है आपको, और सॉल्वेंट सेम ही लेते हैं और उसका मास भी सेम है। तो देखो केबी सेम रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको मोलिकुलर मास निकालना है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 अगर हम करते हैं, डिवाइडिंग 2/1, तो उससे केबी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और उससे हमें एम की वैल्यू आ जाएगा, दैट इक्वल टू 96.46, मोलिकुलर मास आ जाएगा 96.46 ग्राम पर मोल।
तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बच्चों एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पर।